Good morning. Today we will discuss about drugs acting on central nervous system anesthetics. Topic is inhalant anesthetics. वो एनेस्थेटिक एजेंट्स जिनको लंग्स के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स। गैसियस फॉर्म में कर सकते हैं या वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में। जो मेजर एलिमिनेशन रूट है इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स में वो होता है रेस्पायरेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स। इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स है उन्हें हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है वोलेटाइल लिक्विड जिसमें है हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन, एनफ्लुरेन, मेथॉक्सीफ्लुरेन, ईथर, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट ग्रुप है गैसेस जैसे नाइट्रस ऑक्साइड एंड साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक पोटेंसी। इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स है उनकी पोटेंसी को एमएससी से डिटरमाइन किया जाता है। एमएससी मतलब मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन। इसका मतलब है इनहेलेंट एनेस्थेटिक की एल्वुलाई में वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पर 50% पेशेंट्स हैं वो पेनफुल स्टिमुलेशन के लिए रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं एमएससी। एमएससी को एनेस्थेटिक पोटेंसी को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जिस इनहेलेंट एनेस्थेटिक एजेंट की एमएससी वैल्यू लोअर होती है वो मोर पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट होता है। इस टेबल में डिफरेंट इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स और उनकी एमएससी वैल्यू शो की गई है। एमएससी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो मेथॉक्सीफ्लुरेन है उसकी एमएससी वैल्यू लोएस्ट होती है, तो मेथॉक्सीफ्लुरेन है वो मोस्ट पोटेंट इनहेलेंट एनेस्थेटिक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसकी एमएससी वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड है वो लीस्ट पोटेंट इनहेलेंट एनेस्थेटिक होता है। हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन एंड डेसफ्लुरेन है उनकी एमएससी वैल्यू जो है वो मेथॉक्सीफ्लुरेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड के बिटवीन होती है, तो इनकी एनेस्थेटिक पोटेंसी है वो भी इन बिटवीन मेथॉक्सीफ्लुरेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड होती है। सेवोफ्लुरेन है वो हेलोथेन एंड आइसोफ्लुरेन से लेस पोटेंट होता है। रेट ऑफ इंडक्शन, चेंज इन एनेस्थेटिक डेप्थ और रेट ऑफ रिकवरी है वो ब्लड गैस सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करती है। जिस एजेंट में ब्लड गैस सोल्यूबिलिटी है वो हायर होती है उसके लिए इंडक्शन एंड रिकवरी रेट है वो स्लोअर होता है। मेथॉक्सीफ्लुरेन है उसके लिए ब्लड गैस कोफिशिएंट है वो हायर होता है, इसलिए इसमें एनेस्थीसिया, इंडक्शन, रिकवरी एंड चेंज इन एनेस्थेटिक डेप्थ है वो स्लोएस्ट होता है। नाइट्रस ऑक्साइड एंड डेसफ्लुरेन है उसके लिए ब्लड गैस कोफिशिएंट है वो लोअर होता है, इसलिए इनमें फास्टेस्ट इंडक्शन, रिकवरी एंड चेंज इन एनेस्थेटिक डेप्थ होता है। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक एजेंट्स, उसमें फर्स्ट है हेलोथेन। हेलोथेन जो होता है वो मल्टी हेलोजिनेटेड इथेन है जिसमें रैपिड इंडक्शन, रिकवरी एंड मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हेलोथेन है वो लीवर में मेटाबोलाइज्ड हो जाता है और इसका मेजर मेटाबोलाइट है वो होता है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। हेलोथेन है उसको लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो उसके डिकम्पोज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसे अम्बर कलर्ड बोटल्स में स्टोर किया जाता है और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 0.01% थाइमोल ऐड किया जाता है। हेलोथेन है वो पुअर मसल रिलैक्सेशन कोज करता है। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स, हाइपोटेंशन, एरेथमिया, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ब्रेडिकार्डिया एंड हेपेटाइटिस। हेलोथेन है उसमें मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इन पिग्स। अदर एनिमल्स में भी हो सकता है बट मोस्टली ये ससेप्टेबल पिग्स में होता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होता है, जो ससेप्टेबल एनिमल है उसमें जब हेलोथेन यूज़ किया जाता है तो ये स्केलेटन मसल्स में हाइपर मेटाबॉलिक रिएक्शन डेवलप कर देता है, यानी स्केलेटन मसल्स है उनमें हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से एक्यूट लॉस ऑफ इंट्रासेलुलर कंट्रोल ऑफ कैल्शियम होता है और इस सिंड्रोम को हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बोलते हैं।
मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ट्रीटमेंट में डेंट्रोलिन यूज़ किया जाता है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट एजेंट है आइसोफ्लुरेन। आइसोफ्लुरेन है वो लेस पोटेंट देन हेलोथेन होता है, नॉन इन्फ्लामेबल है और इसमें मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी है वो बेटर देन हेलोथेन होती है। लेजर वेसोडाइलेशन कोज करता है ब्रेन में और जो कार्डियक आउटपुट है उसे भी लेस अफेक्ट करता है देन द हेलोथेन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो वाइडर होती है। ये डोज डिपेंडेंट डिप्रेशन ऑफ द हार्ट एंड रेस्पिरेशन कोज कर सकता है। अरिथमिया इसमें रिपोर्टेड नहीं है। रीनल फंक्शंस है उसे भी लेस अफेक्ट करता है और सीजर एक्टिविटी है उसे प्रमोट नहीं करता। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए जो ससेप्टेबल एनिमल्स हैं उनमें आइसोफ्लुरेन यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। आइसोफ्लुरेन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्लड प्रेशर का ऑटो रेगुलेशन है उसको लेस डिसरप्ट करता है, इसलिए इसे हम हेड इंजरी जो पेशेंट्स हैं उनमें यूज कर सकते हैं। सेकंड है आइसोफ्लुरेन है उसकी गुड कार्डियक स्टेबिलिटी होती है जिसकी वजह से इसे कार्डियक डिसफंक्शन के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी यूज किया जा सकता है और स्पेशली जिनमें अरिथमिया है, क्योंकि जो अरिथमिक पेशेंट्स हैं उनमें यदि हेलोथेन यूज़ किया जाता है तो हेलोथेन है उस कंडीशन को वर्स बना देता है, इसलिए जो अरिथमिक पेशेंट्स हैं उनमें आइसोफ्लुरेन को यूज कर सकते हैं। आइसोफ्लुरेन है वो लीवर में लेस मेटाबोलाइज्ड होता है, इसलिए इसे सीरियस जो लीवर डिसफंक्शंस हैं उनमें भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है एनफ्लुरेन। एनफ्लुरेन है वो कार्डियक डिप्रेशन कोज करता है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ कर देता है और ये हार्ट को कैटेकोलामिन के लिए सेंसिटाइज करके माइल्ड अरिथमिया कोज करता है। एनफ्लुरेन है वो लीवर में मेटाबोलाइज्ड होता है और फ्लोराइड आयंस प्रोड्यूस करता है, बट फ्लोराइड नेफ्रोसिस के चांसेस कम रहते हैं। हेपेटाइटिस कोज कर सकता है और यदि इसे हाई कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाए तो ये सेंट्रल स्टिमुलेशन कोज करता है जिसकी वजह से सीजर लाइक एक्टिविटी होती है, इसलिए एनफ्लुरेन है उसको सीजर प्रॉन पेशेंट्स हैं उनमें यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मेथॉक्सीफ्लुरेन जो मोस्ट पोटेंट इनहेलेंट एनेस्थेटिक होता है। ये एक कलरलेस लिक्विड है जिसकी फ्रूटी ऑडर है। ये वेरी स्टेबल कंपाउंड होता है और कार्डियक डिप्रेशन है उसके लिए लेस प्रोन है, नॉन इरिटेटिंग होता है। मेथॉक्सीफ्लुरेन है वो रीनल डिसफंक्शन कोज कर देता है क्योंकि इसके जो फ्लोराइड मेटाबोलाइट्स हैं वो किडनी डैमेज कोज करते हैं। नेक्स्ट है ईथर, डाईइथाइल ईथर। ईथर जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है जो इरिटेंट होता है और इन्फ्लामेबल होता है। ईथर है वो एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड लाइट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जो ऑक्सीजन एंड एयर की प्रेजेंस में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है पेरोक्साइड एंड एल्डिहाइड, इसलिए इसे सील्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। इसके अलावा ये लाइट सेंसिटिव भी होता है तो इसलिए इसे डार्क अंबर कलर्ड बोटल्स में भी स्टोर किया जा सकता है। जो ईथर है उसमें जो स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया है 4 स्टेजेज जो होती है, तो ईथर है उसमें सारी स्टेजेज है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ईथर है वो गुड मसल रिलैक्सेंट होता है और इसकी वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। इंडक्शन के दौरान नोज़िया एंड वोमिटिंग कोज कर सकता है और ये इरिटेंट नेचर का होता है, इसलिए रेस्पिरेटरी इरिटेशन कोज करके ब्रोंकियल एंड पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस कोज करता है एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है वो नॉन इन्फ्लामेबल एंड नॉन इरिटेंट होता है। क्लोरोफॉर्म को जब एयर में हीट किया जाता है तो इसकी वजह से एक हाईली टॉक्सिक फोस्जिन गैस प्रोड्यूस्ड हो जाती है। फोस्जिन प्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसमें 1% इथाइल अल्कोहल ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स।
क्लोरोफॉर्म है वो मायोकार्डियम को एड्रेनलिन के लिए सेंसिटाइज कर देता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है और सडन डेथ हो जाती है। इसकी वजह से एसिडोसिस और वॉमिटिंग हो सकती है। हेपेटिक टॉक्सिसिटी कॉज करता है एंड किडनी में एन्यूरिया कॉज करता है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है वो एक कलरलेस, स्वेट एंड नॉन इरिटेट एनेस्थेटिक गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड है वो वेरी गुड एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है, बट इसमें एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो पुअर होता है। नाइट्रस ऑक्साइड है वो डायरेक्टली रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर सकता है और ये पल्मोनरी वेंटिलेशन को इंक्रीज कर सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड है वो आवन इन्हेलेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसको कंसंट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। इसी के साथ यदि नाइट्रस ऑक्साइड को अदर एनेस्थेटिक्स जैसे हेलोथेन एंड एनफ्लुरेन के साथ यूज किया जाता है तो वो उसकी भी इन्हेलेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसे सेकेंड गेस इफेक्ट बोलते हैं। कंसंट्रेशन इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? जब एक रिलेटिवली नॉन पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट लाइक नाइट्रस ऑक्साइड को यदि इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के दौरान हाई कंसंट्रेशन पे यूज़ किया जाता है तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रैपिडली पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से लंग्स एल्वोलाई है उसमें कंसंट्रेशन कम हो जाती है और मोर जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो इनवर्ड मूव करता है, ताकि जितना नाइट्रस ऑक्साइड पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया है उतने नाइट्रस ऑक्साइड को एल्वोलाई में रिप्लेस कर सके और उसकी कंसंट्रेशन को मैनेज कर सके। इसकी वजह से एल्वोलर वेंटिलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसे हाई कंसंट्रेशन में यूज़ करने पर ये खुद के इन्हेलेशन को इंक्रीज़ कर देता है। सेकंड है सेकंड गैस इफ़ेक्ट। जब नाइट्रस ऑक्साइड के साथ यदि पोटेंट एनेस्थेटिक्स जैसे हेलोथेन है, आइसोफ्लुरेन है, उन्हें यूज़ किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड है वो एल्वोलाई से रैपिडली पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में कंसंट्रेशन है गैस की कम हो जाती है और इसे ओवरकम करने के लिए जो मोर एनेस्थेटिक एजेंट है वो इनवर्ड मूवमेंट करता है, ताकि जो ब्लड पल्मोनरी ब्लड में नाइट्रस ऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ है उस कंसंट्रेशन को लंग्स में मैनेज कर सके। तो इसे हम सेकंड गैस इफ़ेक्ट बोलते हैं, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को जब पोटेंट एनेस्थेटिक के साथ में यूज़ किया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड है वो दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट है उसके इन्हेलेशन को इंक्रीज़ कर देता है। इसे हम बोलते हैं सेकंड गैस इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। नाइट्रस ऑक्साइड है उसके साथ सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। क्यों होता है? और ये मोस्टली रिकवरी पीरियड के दौरान होता है। क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी ब्लड गैस सोल्युबिलिटी है वो कम होती है, जिसकी वजह से रिकवरी पीरियड के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लार्ज वॉल्यूम में रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड से। ब्लड में जो ऑक्सीजन है लंग एल्वोलाई में वो डाइल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से एल्वोलर ऑक्सीजन टेंशन है वो रिड्यूस हो जाता है और हाइपोक्सिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। अदर एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, डेस्फ्लुरेन है, साइक्लोप्रोफेन है, एक्सेट्रा, उन्हें भी इनहेलेंट एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक डेप्थ है उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं और एक्यूरेटली कंट्रोल किया जा सकता है। यदि कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो उस कंडीशन में
इनहेलेंट एनेस्थेटिक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड है, जो इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स है उन्हें क्विकली एलिमिनेट किया जा सकता है थ्रू वेंटिलेशन। इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स हैं, इनके साथ में मोस्टली हाई इंस्पायर्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और मोस्टली उन पेशेंट्स में जिनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो लो होती है, जैसे एनीमिक पेशेंट है या रेस्पिरेटरी डिसफंक्शंस के केसेस में, तो उनमें इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स के साथ में इंस्पायर्ड एयर है उसमें ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन हाई प्रोवाइड की जाती है, जो ब्लड है उसके ऑक्सीजन कंटेंट को मेंटेन करता है। रिकवरी जो होती है इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स में वो भी रैपिड होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उनकी पंजेंट स्मेल होती है जिसकी वजह से एनिमल्स है वो अपनी ब्रेथ है उसे होल्ड कर लेता है ड्यूरिंग इंडक्शन, जिसकी वजह से प्रॉपर एनेस्थेटिक एजेंट है वो अपटेक नहीं हो पाता और जो इंडक्शन की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उनके इंडक्शन के दौरान एनिमल है वो एक्साइटमेंट या स्ट्रगलिंग है वो भी शो कर सकता है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेंबर्ड। फर्स्ट है एनेस्थेटिक पोटेंसी जो होती है इनहेलेंट एनेस्थेटिक एजेंट्स की वो हम डिटरमाइन करते हैं MSC से, यानी मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन से। जिस एनेस्थेटिक एजेंट में MSC वैल्यू लो होती है उसकी एनेस्थेटिक पोटेंसी है वो हायर होती है। ईथर है वो ऑल स्टेजेज ऑफ एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है। हेलोथेन है वो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज करता है और डेंट्रोलेन है वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। हिपेटिक डिसफंक्शन के पेशेंट्स हैं उनमें चॉइस ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स है आइसोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, क्योंकि इनमें लेवर में मेटाबॉलिज्म लेस होता है। कंसंट्रेशन इफेक्ट, सेकंड गैस इफेक्ट एंड डिफ्यूजन हाइपोक्सिया है वो नाइट्रस ऑक्साइड में प्रोड्यूस होता है। थैंक यू।